बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत वादियों वाला है जम्मू कश्मीर। स्वर्ग का टुकड़ा कहलाने वाला भी यही है, तो डल झील में तैरते शिकारे का अद्भुत अनुभव भी यही है। जय माता दी के नारों की गूंज भी यही है और बाबा बर्फानी के जयकारे भी यही हैं। केसर की महक भी यही है, तो पश्मीना शॉल की गर्माहट जैसा अपनापन भी यही है, क्योंकि ये है जम्मू कश्मीर, भारत का एक ऐसा क्षेत्र जिसने समय के बहुत से रंगरूप देखे हैं, लेकिन फिर भी अपनी वास्तविक पहचान नहीं खोई। प्रकृति के सौंदर्य से सराबोर, अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए आस्था और भक्ति का संगम है जम्मू कश्मीर। इसके इतिहास से लेकर वर्तमान तक, पहनावे से लेकर स्वाद तक और कारीगरी से लेकर पर्यटन तक सब कुछ बेहद अनोखा है। तो बताइए, क्या आप भी जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में वो सब कुछ जो इसे भारत का एक बेहद खास हिस्सा बनाता है? तो चलिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर की यात्रा पर इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जिसे ये नई पहचान साल 2019 में मिली, जब भारत के इस विशेष राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब यूं तो जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 1,25,535 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। लेकिन इस कुल क्षेत्रफल में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK भी शामिल है। और अगर सिर्फ भारत शासित हिस्से के बारे में जानें, तो ये क्षेत्र लगभग 42,241 वर्ग किलोमीटर का है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.28% है। जम्मू कश्मीर की सीमा पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, उत्तर और पूर्व में लद्दाख से और दक्षिण में पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों से। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC जम्मू कश्मीर को POK से अलग करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की जनसंख्या लगभग 1.25 करोड़ थी, जिसकी जुलाई 2024 में 1.37 करोड़ होने का अनुमान है। इस जनसंख्या में लगभग 68% आबादी मुस्लिम है और 28% हिंदू हैं। इनके अलावा सिख, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी यहाँ पर रहा करते हैं। इसी जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर की साक्षरता दर लगभग 67% है। जम्मू क्षेत्र में मुख्य रूप से डोगरी भाषा बोली जाती है और कश्मीर में कश्मीरी भाषा। इनके अलावा उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी और हिंदी भाषा भी यहाँ बोली जाती है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 20 जिले हैं, जो 2 डिविजन्स में बटे हुए हैं, जम्मू और कश्मीर। जम्मू डिवीजन जम्मू कश्मीर का दक्षिणी भाग है और मुख्य रूप से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र का मिश्रण है। इस डिवीजन में कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा और उधमपुर जैसे 10 जिले हैं। और कश्मीर डिवीजन जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग है और इसमें घाटी और पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। इस डिवीजन में श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, गांदरबल और बारामूला जैसे 10 जिले आते हैं। जम्मू कश्मीर की एक अनोखी बात यह है कि इस यूनियन टेरिटरी की 2 राजधानियां हैं। गर्मियों में यानी मई से अक्टूबर तक श्रीनगर और सर्दियों में यानी नवंबर से अप्रैल महीने तक जम्मू। ऐसा होने का मेन रीजन मौसम है। गर्मियों में श्रीनगर में सुहावना मौसम रहता है और सर्दियों में जम्मू का तापमान श्रीनगर की तुलना में ज्यादा अनुकूल होता है। जम्मू को अपना ये नाम जम्बू लोचन के नाम पर मिला, जो 9वीं शताब्दी में शासन करने वाले राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार राजा जम्बू शिकार पर गए तो उन्होंने एक हिरण और बाघ को साथ में एक ही तालाब पर पानी पीते देखा और ये देखकर समझा कि ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ कोई भी जीव दूसरे जीव से शत्रुता नहीं रखता। इसलिए उन्होंने इसी जगह अपनी राजधानी जम्बूपुरा बनाई, जिसे बाद में जम्मू नाम से जाना जाने लगा। वहीं कश्मीर शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है और वैदिक ऋषि कश्यप के नाम से निकला है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने इस भूमि पर लोगों को बसाया था। जम्मू कश्मीर के ये नाम भारत के इस क्षेत्र की प्राचीनता और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं और इसका इतिहास भी तो बहुत समृद्ध है।
जो बहुत सी संस्कृतियों, धर्मों, साम्राज्यों और राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होने की वजह से थोड़ा जटिल भी है। इसका इतिहास इतना प्राचीन है कि यहाँ मानव इतिहास के सबसे प्राचीन काल यानी पुरापाषाण युग की मानव बस्तियों के अवशेष भी मिले हैं और कश्मीर घाटी में स्थित बुर्ज होम में भी इस सभ्यता के अवशेष मिलने के कारण ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बन गया है। यहाँ पर मिले उपकरण, हथियार और घरों के अवशेषों से ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में मानव सभ्यता का विकास बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। महाभारत में कश्मीर का वर्णन एक सुंदर और समृद्ध क्षेत्र के रूप में किया गया है और पुराणों में कश्मीर को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मौर्य, कुषाण और गुप्त जैसे बहुत से साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर शासन किया है और अपनी सांस्कृतिक और स्थापत्य धरोहर यहाँ पर छोड़ी है। मौर्य काल में कश्मीर बौद्ध धर्म के प्रचार का एक केंद्र था। कुषाण काल में सम्राट कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उस समय कश्मीर में बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार हुआ और कई बौद्ध स्तूप और मठ बने। गुप्त साम्राज्य के शासन काल में कश्मीर में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और कश्मीर पर जब मुस्लिम और मुगल शासन का प्रभाव पड़ा तो यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के अतिरिक्त इस्लामी प्रथाएं और स्थापत्य शैलियां भी विकसित हुई, जो यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पर आज भी देखी जा सकती है। 19वीं सदी में डोगरा राजवंश ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों पर शासन किया। इस दौरान 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप की वजह से डोगरा राजवंश के महाराजा गुलाब सिंह को ब्रिटिश शासन के साथ अमृतसर संधि करनी पड़ी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत बना जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थी। ये एक ऐसा स्वतंत्र राज्य बना जिसे अपनी सरकार चलाने की अनुमति तो दी गई थी, लेकिन उसे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहना भी जरूरी था और ब्रिटिश नीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसके बाद जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तब जम्मू और कश्मीर की भौगोलिक स्थिति भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच थी। ऐसे में स्वतंत्र राज्य रहे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को ये विकल्प दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक देश से जुड़ सकते हैं। महाराजा अपना कोई निर्णय लेते उससे पहले ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की और इस हमले से बचने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने कश्मीर में अपनी सेना भेजकर मदद की और महाराजा की सहमति पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन ये किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ। साल 1947 से 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा और इसके बाद कश्मीर 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग भारत के नियंत्रण में आया और दूसरा पाकिस्तान के नियंत्रण में। इस बंटवारे के कारण साल 1965 और 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए, जिनमें विजय भारत की हुई, लेकिन कश्मीर का मुद्दा तनावपूर्ण ही बना रहा। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद का दौर शुरू हुआ और जब पाकिस्तान की सेना और उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, तब साल 1999 में 84 दिनों तक कारगिल युद्ध चला, जिसमें भारत की जीत हुई। और फिर इतने उतार चढ़ाव देखते हुए आगे बढ़ने वाले जम्मू कश्मीर राज्य को साल 2019 में अपनी एक नई पहचान मिली, जब इस विशेष राज्य में लागू अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 35A के जरिए जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्यों से अलग एक विशेष दर्जा प्रदान करता था। इन अनुच्छेदों के हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और तब से ये केंद्र शासित प्रदेश नए अनुभवों और तरक्की की राह पर आगे का सफर तय कर रहा है। तो इस तरह जम्मू कश्मीर का इतिहास संघर्षों, विवादों और बदलावों से भरा रहा है। इसकी भौगोलिक संरचना भी बहुत से रूपों में बटी हुई है।
क्योंकि जम्मू कश्मीर का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और हिमालय की पर्वत श्रृंखला की संरचना के आधार पर ये 5 क्षेत्रों में विभाजित है, यानी मैदान, तलहटी, पीर पंजाल रेंज, कश्मीर घाटी और महान हिमालय क्षेत्र में जम्मू क्षेत्र में छोटे और सिमटे हुए मैदान हैं। ये मैदान पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाए गए हैं और इस क्षेत्र में बारिश बहुत ही कम होती है। जम्मू शहर इसी क्षेत्र में आता है। तलहटी क्षेत्र हिमालय का निचला हिस्सा है जो 2000 से 7000 फीट ऊंचा है। इस क्षेत्र में बालू और चट्टानों का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। उधमपुर शहर इसमें आता है। पीर पंजाल रेंज आउटर हिमालय या शिवालिक पर्वत की सबसे बड़ी श्रेणी है। ये जम्मू और कश्मीर की एक प्रमुख पर्वतीय श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पीओके में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 12,500 फीट है और यहाँ बर्फबारी और बारिश काफी ज्यादा होती है। राजौरी और पुंछ शहर इसी में आते हैं। इसके बाद आती है कश्मीर घाटी, जो एक गहरी और विषम आकार वाली घाटी है और पीर पंजाल रेंज और हिमालय के बीच स्थित है। ये कभी एक विशाल झील हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ झील में तलछट और मिट्टी का जमा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से झील का आकार घटने लगा और वो धीरे धीरे एक घाटी में तब्दील हो गई। यहाँ सालाना औसतन 30 इंच बारिश होती है। श्रीनगर और अनंतनाग इसी में आते हैं और महान हिमालय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्वी सीमा पर स्थित है। ये क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ बर्फ और ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ के पहाड़ 20,000 फीट से भी ऊंचे हैं। ये क्षेत्र भारत की मानसूनी जलवायु और एशिया की सूखी जलवायु के बीच की सीमा है। कारगिल और लेह इसी क्षेत्र में आते हैं, जो अब जम्मू कश्मीर की जगह लद्दाख में शामिल कर दिए गए हैं। तो इस तरह 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बटे जम्मू कश्मीर की जलवायु में भी आसानी से अंतर देखा जा सकता है, जिसका कारण ऊंचाई से जुड़ा है। जम्मू क्षेत्र समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित है, जिससे यहाँ का तापमान गर्म रहता है। गर्मियों में धूप और सर्दियों में ठंडक रहती है, लेकिन बर्फबारी नहीं होती। वहीं कश्मीर घाटी समुद्र तल से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ यहाँ का तापमान कम होता है और बारिश की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कश्मीर में तापमान ज्यादा ठंडा रहता है और बर्फबारी भी होती है। इसके अलावा जम्मू क्षेत्र पठारी इलाका है, जहाँ मैदानों की मौजूदगी है, जबकि कश्मीर एक घाटी के रूप में स्थित है जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। तो ऐसे में इन दोनों क्षेत्रों के मौसम में फर्क आना स्वाभाविक है। ये जम्मू कश्मीर, जो अपने बर्फ से ढके पहाड़ों, मैदानी इलाकों और बर्फबारी के दम पर पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है, इसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने में भी पर्यटन का बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ कौन से शानदार पर्यटन स्थल हैं, ये तो हम आगे जान ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि पर्यटन के अलावा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में कृषि और हस्तशिल्प का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की उपजाऊ भूमि पर चावल, मक्का, गेहूं, जौ, दालें और कपास जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उगाए जाते हैं और यहाँ पर होने वाली बागवानी की वजह से ही जम्मू कश्मीर को भारत का फलों का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, बादाम और केसर जैसी फसलें उगाई जाती हैं और एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। कश्मीरी सेब और केसर के लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनके अलावा यहाँ पर रेशम उत्पादन और मछली पालन भी प्रमुख व्यवसाय हैं। और यहाँ के हस्तशिल्प को कौन नहीं जानता, जो केवल व्यवसाय नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर की विरासत है और इसकी अर्थव्यवस्था की मजबूती भी। कश्मीर का हस्तशिल्प उद्योग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करता है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार देता है और इसे इतना सफल और प्रसिद्ध बनाती है कश्मीरी कारीगरी, जिसका अनूठा नमूना है पश्मीना शॉल, जो पूरी दुनिया में कश्मीर को पहचान दिला चुका है। ये शॉल बारीक और मुलायम ऊन से बनाए जाते हैं और इन पर हाथ से कढ़ाई भी की जाती है। कश्मीरी कढ़ाई से बने कश्मीरी कालीन भी बहुत प्रसिद्ध है, जो अपनी जटिल डिजाइनों और रंगीन धागों के लिए जाने जाते हैं। कश्मीर में लकड़ी की नक्काशी भी एक पारंपरिक उद्योग है। इस नक्काशी में ज्यामितीय पैटर्न्स बनाए जाते हैं और आमतौर पर ये सुंदर नक्काशी छतों, दरवाजों और खिड़कियों पर होती है।
यहाँ का हस्तशिल्प बस यहीं तक सीमित नहीं है। कश्मीरी चांदी का सामान भी यहाँ की एक प्राचीन कला है, जिसे नक्काश कहा जाता है, और इन सामानों पर चिनार पत्ते, कमल और अन्य फूलों के डिजाइन उकेरे जाते हैं। यहाँ का रेशम एशिया में सबसे अच्छा माना जाता है, और पेपर माचे की कला भी कश्मीर में बहुत पुरानी है, जिसमें बहुत तरह के रंग बिरंगे डिजाइन्स वाले सजावटी सामान बनाए जाते हैं। और इस तरह ये हस्तशिल्प जम्मू कश्मीर को अपनी कला से और भी ज्यादा समृद्ध और सुंदर बनाता है, और यहाँ आने वाले हर पर्यटक के ट्रैवल बैग में यहाँ की मीठी याद के रूप में देश दुनिया के कोने कोने तक भी पहुँचता है। वैसे जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सुरंगें भी अहम भूमिका निभाती हैं, जो जम्मू कश्मीर के विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाती है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। ऐसी कुछ खास टनल्स में शामिल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल यानी चेनानी नाशरी टनल, जो लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी है और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग यही है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली ये सुरंग कश्मीर घाटी में साल भर कनेक्टिविटी बनाए रखती है। इसी तरह जवाहर टनल, जिसे बनिहाल टनल भी कहते हैं, ये जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों को जोड़ती है। और सोनमर्ग टनल, जो जेड मोड़ टनल भी कहलाती है, ये गांदरबल जिले में गांगीर और सोनमर्ग को जोड़ती है। इसका पर्पस साल के हर मौसम में सोनमर्ग तक कनेक्टिविटी बनाना है, ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ सके और ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सके। इन टनल से गुजरते हुए ये जानना भी जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका भी बेहद खास है, क्योंकि यहाँ बहने वाली झेलम, चिनाब, सिंधु और रावी जैसी नदियाँ केवल पानी का एक सोर्स ही नहीं है, बल्कि खेती, बिजली उत्पादन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत जरूरी है। झेलम नदी तो कश्मीर घाटी की जीवन रेखा कही जाती है। ये नदी पहले भारत के जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां ये चिनाब नदी में मिल जाती है। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा है। इस नदी पर बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कश्मीर घाटी की बिजली का उत्पादन होता है। इसी तरह चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख नदी है, जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान में बहने वाली ये नदी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहती है और फिर सिंधु नदी से मिल जाती है। इस नदी पर बना चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, और इस पर बने बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। ये नदी जिस इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है, वो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बहती इस नदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई, यानी सिंधु जल संधि, जिसके अनुसार इस इंडस रिवर सिस्टम की पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश पानी पाकिस्तान को दिया गया और इन नदियों के पानी के सीमित उपयोग का अधिकार भारत को मिला। इसी तरह पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकांश पानी भारत को दिया गया और इनके पानी के सीमित उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को मिला। भारत में इस पानी का इस्तेमाल पीने के पानी, सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के जरिए बिजली बनाने में किया जाता है। बात करें रावी नदी की, तो ये नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती हुई पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है और बाकी नदियों की ही तरह कृषि, बिजली उत्पादन, पीने का पानी और दोनों देशों की सीमा पर व्यापार में मदद करती है। इन नदियों के अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सी झीलें भी हैं, जिनमें डल, वूलर, नगीन और मानसबल झील बेहद खास है। डल झील किसी परिचय की मोहताज नहीं है। श्रीनगर में स्थित ये झील कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध झील है। डल शब्द का कश्मीरी में मतलब ही झील होता है। यहाँ सर्दियों में जब पारा -11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब ये झील जम जाती है और उस समय इसे देखने का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। इसमें तैरते बगीचे देखना और शिकारे में बैठकर मुगल बागों को नज़दीक से देखने का अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अपनी खूबसूरती और सुंदर नज़ारों के साथ ये झील कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है, इसलिए इसे कश्मीर का गहना भी कहा जाता है।
पर्यटन के लिए मशहूर ये झील कश्मीर क्षेत्र के लिए पानी का एक जरूरी सोर्स भी है। इस डल में पर्यटकों को हाउस बोट में रहने का जो अनुभव मिलता है वो भी बेहद यादगार होता है। ये हाउस बोट कश्मीर की झीलों पर तैरते हुए घर होते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं और कश्मीरी कारीगरी से सजे इन घरों में सभी जरूरी सुविधाएं होती हैं। ये इतने प्रसिद्ध हैं कि कश्मीर आने वाला हर पर्यटक हाउस बोट में रहने का अनुभव लिए बिना जाना नहीं चाहता। और डल में मिलने वाले ये यादगार अनुभव निगिन झील में भी लिए जा सकते हैं, जिसकी चारों ओर पेड़ों की घेराबंदी है जो कि इस नदी को और भी ज्यादा सुंदर रूप देती है। इसलिए इसे नगीना नाम से भी पुकारा जाता है। डल की तुलना में इस झील का पानी ज्यादा साफ है और यहाँ भी पर्यटक शिकारे में बैठकर प्रकृति के सुंदर रंग रूपों को देखकर हैरान और आनंदित हो सकते हैं। वहीं बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों के लिए वुलर झील सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर फ्लोटिंग गार्डन्स भी देखे जा सकते हैं। ये ऐसे तैरते बगीचे होते हैं जिनमें फसलें और फूल उगाए जाते हैं और देखने में ये बेहद खूबसूरत लगते हैं। प्राचीन सतलुज नदी का अवशेष मानी जाने वाली ये वुलर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जिसे झेलम नदी से पानी मिलता है। इस नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जैना लंक कहा जाता है। ये वुलर झील एक रामसर साइट है जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन में मदद करती है। जम्मू कश्मीर की एक और सुंदर झील है मानस बल झील, जो भारत की सबसे गहरी झील मानी जाती है क्योंकि इसकी गहराई लगभग 13 मीटर यानी 43 फीट है। इस झील के किनारे पर कमल के फूल बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं और ये कमल इस झील के पानी की सुंदरता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इन झीलों और नदियों से सजे जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर भी तो हैं जो पिघलकर कई नदियों को भरते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। यहाँ कश्मीर का सबसे बड़ा कोलाहोई ग्लेशियर भी है और थजीवास ग्लेशियर, कौसर नाग ग्लेशियर, माचोई ग्लेशियर जैसे कई ग्लेशियर्स भी हैं। और भारत के लिए भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर भी पहले जम्मू कश्मीर के ही क्षेत्र में आता था, जो कि अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ठंडा स्थान होने की वजह से इसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है। लगभग 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला और 6000 फीट ऊंचा ये ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। साल 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए इस ग्लेशियर पर पूरा नियंत्रण किया है। ये ग्लेशियर भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का एक अहम हिस्सा है और भारत की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये ग्लेशियर चीन और पाकिस्तान के बीच विभाजन भी करता है, यानी इन ग्लेशियर्स का महत्व सिर्फ पानी की जरूरतें पूरी करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और सीमा नियंत्रण में भी है। हालांकि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिन्हें बचाना हर एक की जिम्मेदारी है। और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर की पहचान भी है ये बर्फीले ऊंचे ग्लेशियर। और बात जब पर्यटन की हो तो यहाँ एक टूरिस्ट के लिए भी बहुत कुछ है, जिसकी शुरुआत जम्मू से की जा सकती है। जम्मू अपने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ, बगीचे, किले, महल और मंदिर इसे एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाते हैं। तवी नदी जो जम्मू से होकर बहती है, इस क्षेत्र का प्रमुख जल स्रोत है। यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शिवखोरी और रणबीरेश्वर मंदिर हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा गरीब शाह दरगाह और पीर बाबा दरगाह भी यहाँ के धार्मिक केंद्र हैं। अखनूर किला जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वो जम्मू के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुबारक मंडी महल एक भव्य महल है, जिसे डोगरा कला संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ डोगरा शासकों की विरासत को भी देखा जा सकता है। बाहू किला भी जम्मू का एक प्रसिद्ध और मजबूत किला है, जिसमें देवी काली को समर्पित बाहू मंदिर भी स्थित है। इस किले के पास स्थित बागे बाहू बगीचा में मूर्तियां, झीलें, फंवारे और एक्वेरियम एक ही स्थान पर देखने को मिलते हैं, जो कि इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ की मानसर झील का वर्णन महाभारत में किया गया है और यहाँ जो पीर खो गुफाएं हैं, वो रामायण में वर्णित गुफा मंदिरों का समूह है, जो कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जम्मू में स्थित नंदिनी वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीवों के लिए विशेष है
और नाथ टॉप स्थल है। पैराग्लाइडिंग के लिए भी ये काफी फेमस है। जम्मू के बाद अब चलते हैं कश्मीर घाटी में बसे श्रीनगर, जिसे अपनी खूबसूरती की वजह से धरती पर स्वर्ग की उपमा दी जाती है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध डल झील तो है ही, साथ ही मुगल उद्यान भी है, जो भारत की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक संरचनाओं में से एक है। इन उद्यानों का निर्माण मुगल बादशाहों ने करवाया था, खासकर जहांगीर और शाहजहां ने। निशात बाग, शालीमार बाग, अचबल बाग, चश्मे शाही, परी महल और वेरी नाग, ये 6 प्रसिद्ध उद्यान हैं। ये पहाड़ों की तलहटी में स्थित हैं। चिनार के पेड़ इन उद्यानों की शोभा बढ़ाते हैं। आराम करने के लिए इनमें 12 दरी या मंडप हैं और फूलों के बगीचे, फव्वारे और झरने भी हैं। मुगल उद्यानों की खूबसूरती के अलावा यहाँ पर गोपदी पहाड़ी के ऊपर स्थित है शंकराचार्य मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। पत्थर की वास्तुकला और जटिल नक्काशियों के लिए जाना जाने वाला ये मंदिर एक तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित हरि पर्वत किला कश्मीर के प्राचीन किलों में से एक है, जो अपनी भव्यता और प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हजरत बल दरगाह एक प्रसिद्ध इस्लामी धार्मिक स्थल है, जहाँ आकर लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दुआ मांगते हैं। डल के किनारे स्थित ये सफेद संगमरमर की दरगाह इस्लामी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मुस्लिम समुदाय की आस्था के केंद्र मोती महल मस्जिद, जैन शाह दरगाह और बाबा शकर उल दीन की दरगाह भी है। यहाँ श्री प्रताप सिंह संग्रहालय में कश्मीर की प्राचीन कला, ऐतिहासिक वस्तुएं और कश्मीरी संस्कृति की विशेषताएं देखी जा सकती हैं। और इतना ही नहीं, पोलो व्यू और लाल चौक जैसे प्रसिद्ध बाजारों में घूमकर भी कश्मीर के पारंपरिक जीवन को और भी करीब से देखा जा सकता है। ये लाल चौक श्रीनगर का ऐतिहासिक बाजार होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, और यहाँ पर एक साथ इतने ट्यूलिप को देखना कैसा अनुभव होगा, ये आप चाहे तो महसूस करके देखें या फिर यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। और जो कश्मीरी केसर पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके लिए प्रसिद्ध कश्मीर का पेम्पोरे स्थान, जो सैफरॉन कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है, वो भी श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस श्रीनगर जैसा ही खूबसूरत एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, जो श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर दूर बारामूला जिले में स्थित है। ये फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है और भारत का स्विट्जरलैंड भी कहलाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, या यूं कहे कि यहाँ मौजूद बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के लंबे लंबे पेड़, झीलें और खूबसूरत घास के मैदान टूरिस्ट को अपनी तरफ खींच ही लाते हैं। और गुलमर्ग स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है। इन खेलों का मजा लेने के लिए यहाँ पर पर्यटक आते हैं, खासकर सर्दियों में जब बर्फ की मोटी परत जम जाती है। यहाँ का गुलमर्ग गोंडोला एशिया की सबसे लंबी और ऊंची केबल कार राइड्स में से एक मानी जाती है, और यहाँ पर मौजूद 18 होल्स वाला गोल्फ कोर्स दुनिया के सबसे बड़े गोल्फ कोर्सों में से एक है। यहाँ अल्पथेर झील है, जिसे जमी हुई झील भी कहते हैं, क्योंकि साल में ज्यादातर समय ये जमी रहती है। कुछ ऐसा ही हाल दुरुंग वाटरफॉल का है, जो सर्दियों में जम जाता है और बेहद खूबसूरत नजर आता है। गुलमर्ग की स्ट्रॉबेरी वैली भी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहां स्ट्रॉबेरी के बाग और फूलों का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी ही एक और खूबसूरत दुनिया में पहुंचने का अनुभव होता है सोनमर्ग, जो एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो कि गांदरबल जिले में स्थित है। इसे सोने का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेहद सुंदर जगह है। यहाँ जोजिला दर्रा, सतसरण दर्रा और नीची नई दर्रा है, जो ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित हैं, और यहाँ से बेहद सुंदर नज़ारे देखे जा सकते हैं। यहाँ पर लाल रंग की नीलगढ़ नदी भी है और कृष्णसार जैसी सुंदर झील भी। सोनमर्ग में कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक एक फेमस ट्रैकिंग रूट है और बाल्टाल घाटी कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। थाजीवास ग्लेशियर भी यहीं पर है, और अब सोनमर्ग टनल भी। नेचुरल ब्यूटी से सराबोर इन टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा जम्मू कश्मीर में धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र भी हैं, जैसे कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है।
यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो माता के दर्शन करने के लिए कटरा से लगभग 13 किलोमीटर पैदल यात्रा पूरी करते हैं और जय माता दी के नारों के साथ मंदिर पहुंचकर 3 पिंडी रूपों में माता के दर्शन करते हैं। इस यात्रा के दौरान भैरव घाट और अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन भी किए जाते हैं। ऐसा ही हिंदुओं का एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है बाबा अमरनाथ गुफा, जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। ये गुफा अनंतनाग जिले में स्थित है, जिसमें भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग है जो प्राकृतिक रूप से बनता है और चांद के आकार के साथ बढ़ता घटता जाता है। ये गुफा समुद्र तल से लगभग 5486 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने की यात्रा बहुत कठिन होती है, जिसमें ऊंची चढ़ाई और कठिन रास्ते शामिल होते हैं। फिर भी हर साल गर्मियों में लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। 3 से 5 दिनों में बाबा अमरनाथ गुफा पहुँचाने वाली इस यात्रा की शुरुआत पहलगाम से होती है, जो अमरनाथ यात्रा का एक बेस कैंप है और अनंतनाग से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पहलगाम धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए भी बहुत पसंद किया जाता है। पर्यटक यहाँ पर ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, घुड़सवारी और स्कीइंग का आनंद भी ले सकते हैं और यहाँ की शेषनाग झील और बेताब घाटी भी काफी फेमस है। इस घाटी को अपना ये नाम बॉलीवुड फिल्म बेताब से मिला है क्योंकि सनी देओल और अमृता सिंह की पहली फिल्म बेताब की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। इसके अलावा पहलगाम में ओवेरा अरु वन्य जीव अभयारण्य और लीडर अम्यूजमेंट पार्क भी बेहद खास स्पॉट्स हैं जो कि रोमांच से भरा अनुभव देते हैं। इसके अलावा अनंतनाग जिले में स्थित प्रसिद्ध एश मुकाम दरगाह में लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए दुआएं मांगने जाते हैं और ये दरगाह अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए भी जानी जाती है। ऐसा ही एक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पटनी टॉप है जो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। पटनी टॉप के देवदार के जंगल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। यहाँ की ढलानें ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए एकदम सही हैं और यहाँ का वातावरण भी बहुत शांत है। यहाँ पर बिल्लू की पौड़ी अद्वितीय वास्तुकला के लिए मशहूर स्थल है, जो कि एक ऐतिहासिक पत्थर की सीढ़ी है जिसमें 270 से भी ज्यादा सीढ़ियां हैं जो सीधे पहाड़ी की ढलान पर खुदी हुई हैं। इसके अलावा 600 साल पुराना नाग मंदिर और भगवान शिव को समर्पित बुद्ध अमरनाथ मंदिर भी यहीं पर है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो इतना कुछ है जम्मू कश्मीर में एक पर्यटक के लिए, और जो जम्मू कश्मीर अपने पहाड़ों, झीलों और घाटियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वो अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर कई दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवर पाए जाते हैं, जैसे हिमालय के ऊंचे इलाकों में रहने वाला शर्मीला स्नो लेपर्ड, स्टेट एनिमल हंगुल यानी कश्मीर स्टैग, जो कश्मीर घाटी में पाए जाने वाली एक हिरण स्पीशीज है। जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड कैलिज पीजेंट यानी कि कालिज तीतर है, और बहुत प्यारा दिखने वाला रेड पैंडा भी, जिन्हें संरक्षण देने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश में दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क जैसे कुल 5 नेशनल पार्क्स हैं और 10 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को और बढ़ाने वाला चिनार यहाँ का स्टेट ट्री है और कमल स्टेट फ्लावर है, और कमल जैसे ही सुंदर है यहाँ की कढ़ाई से बने कपड़े, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों का पहनावा है। कश्मीरी पुरुष आमतौर पर कुर्ता पायजामा पहनते हैं, जो पठानी पोशाक जैसा दिखता है, और पगड़ी कश्मीरी पुरुषों की पारंपरिक टोपी है। महिलाएं सलवार कमीज के साथ दुपट्टा पहनती है। इसके अलावा फिरन यहाँ का पारंपरिक पहनावा है। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा पहना जाता है, खास तौर पर कश्मीर की सर्दियों में। और सर्दियों में ऊन से बनी फिरन के अंदर कांगड़ी नामक एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता है, जो शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। ये पारंपरिक पहनावा कश्मीर के ठंडे मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और कश्मीरी संस्कृति और कढ़ाई की खूबसूरती को भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ का सर्द बर्फीला मौसम होते हुए भी त्योहारों के उत्साह में कोई कमी नहीं आती। यहाँ पर बहुत तरह के त्योहार मनाए जाते हैं,
जैसे बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला ट्यूलिप महोत्सव और हर साल डल में होने वाला शिकारा फेस्टिवल, जिसमें शिकारों की रेस देखना बहुत ही रोमांचक होता है। इसी तरह जब यहाँ पर केसर की कटाई का समय आता है तो सैफरन फेस्टिवल भी होता है और यहाँ पर ईद, दिवाली और बौद्ध धर्म का उत्सव हेमिस भी मनाया जाता है। बसंत का त्योहार खेतच मावस भी मनाया जाता है। फारसी नववर्ष नवरोज भी यहाँ का त्योहार है और ईद ए मिलाद उन नबी, ईद अल अधा और ईद अल फितर जैसे कई मुस्लिम धर्म के त्योहार भी यहाँ पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये त्योहार कश्मीरी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और इन त्योहारों को मनाने में यहाँ के पारंपरिक नृत्य भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके जरिए यहाँ के लोग अपनी खुशियाँ, आस्था और पारंपरिक मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसा एक नृत्य है जम्मू में अच्छी फसल होने पर किया जाने वाला कुड़ नृत्य, जो अपने कुल देवता के प्रति आभार जताने के लिए किया जाता है। और कश्मीर घाटी में होने वाला रौफ नृत्य पारंपरिक रूप से फसल के मौसम से जुड़ा है। ताल और गति के अद्भुत तालमेल वाले इस नृत्य में महिलाएं घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। कश्मीरी महिलाओं के द्वारा शादियों और धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाने वाला हफीजा नृत्य भी बेहद खास है। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में खाने का स्वाद भी बेहद खास होता है, जिसकी अपनी अलग ही पहचान है। इस पर ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के खाने का प्रभाव है। इसके बावजूद यहाँ का खाना अपनी अलग पहचान और स्वाद बनाए हुए है। वाजवान जम्मू कश्मीर का विशेष खाना है, जिसमें 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जिनमें नॉनवेज और वेज दोनों तरह के व्यंजन शामिल होते हैं, जैसे रोगन जोश, गश्ताबा, यखनी, नादरू, दम आलू, हाक और शीरमल। यहाँ की राजमा चावल डिश भी बेहद प्रसिद्ध है। केसर डली खुशबूदार चाय कहवा यहाँ की प्रसिद्ध मसाले वाली चाय है। और कश्मीरी पुलाव, कश्मीरी मिर्च और खरबूजे की भी अपनी अलग पहचान और जायका है, जिसे लेने के लिए आपको यहाँ पर आना ही होगा। और जम्मू कश्मीर आने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से अप्रैल के महीनों में रहता है। हालांकि गर्मी की छुट्टियों में भी यहाँ पर लाखों पर्यटक आते हैं। जम्मू कश्मीर की यात्रा एयर, रेल और रोड तीनों ही रास्तों से की जा सकती है। यहाँ पर स्थित श्रीनगर एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर का प्रमुख एयरपोर्ट है, जो भारत के कई प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से सीधे जुड़ा हुआ है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ से दिल्ली, अमृतसर, मुंबई जैसे भारत के प्रमुख शहरों के लिए नियमित ट्रेन चलाई जाती हैं और आप अपनी कार या बस से भी जम्मू कश्मीर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ की रोड कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। इसलिए अपने लिए सही रूट और सही मौसम चुनकर जम्मू कश्मीर की यात्रा का प्लान बनाइए और लौटते समय अपने साथ पश्मीना शॉल, कश्मीरी कालीन या ऐसा ही कोई खूबसूरत नजराना जरूर लेकर आइए, जो इन खूबसूरत वादियों की यादें आपके मन में हमेशा ताज़ा बनाए रखे। तो जम्मू कश्मीर की ये यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आप अभी भी प्रकृति की गोद में बैठकर जम्मू कश्मीर के नज़ारे निहारने में खोए हुए हैं? अगर हाँ, तो आपने इस यात्रा में भारत के इस खूबसूरत हिस्से को दिल से महसूस किया है। लेकिन इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर शेयर कीजिए हमारी पूरी टीम के लिए। इस वीडियो को आपने लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नए अनुभव के साथ एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए आप यूं ही इन्फिनिटी स्ट्रीम को एक्सप्लोर करते रहिए। और अगर तक अभी आप इसके सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी धन्यवाद।